अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पढ़ रहे थे वर्ब्स और इसकी टाइप्स को, ये उसी का ही पार्ट 4 है जिसमें हम इन्फिनेटिव्स को पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, और उसकी अगर टाइप्स की कुछ फॉर्म्स हैं जिसमें वो अकर होती हैं तो फिर हम उनको भी डिस्कस करेंगे साथ ही। सबसे पहले हम जो स्टार्ट लेंगे वो इन्फिनेटिव्स की डेफिनेशन से लेंगे। इन्फिनेटिव्स बेसिकली इनफाइनाइट वर्ब्स की एक टाइप्स हैं और इन्हें इन्फिनेटिव्स को हम वर्बल्स भी कहते हैं। पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि इन्फिनेटिव्स आर वर्बल्स। सेकंड बात यह है कि दे नीड एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब टू कन्वे सेंस। ये इन्फिनेटिव्स की बहुत ख़ास बात है कि उनको एक जो सा फाइनाइट वर्ब जो सा सेंटेंस में लाजमी चाहिए होता है ताकि वो अपनी सेंस को कन्वे कर सकें। थर्ड बात है इन्फिनेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग टू इन फ्रंट ऑफ द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप इन्फिनेटिव को हमेशा पहचान भी सकते हैं कि टू जो है ज़रूर इन्फिनेटिव के साथ इस्तेमाल होता है और इन्फिनेटिव में बेसिकली बेस फॉर्म यूज़ होती है, टू के बाद बेस फॉर्म आती है। और आप किसी इन्फिनेटिव को निगेट भी कर सकते हैं बाय प्लेसिंग नॉट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब आप नॉट लगा के भी क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को निगेट कर सकते हैं। मतलब वो इन्फिनेटिव की कॉन्टेक्स्ट को निगेट करता है, मतलब एक नेगेटिव सेंटेंस बनाने की सेंस में आता है। चलिए आप एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं कि वाकई ये इन्फिनेटिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अगर ये एग्जांपल्स में पुट की जाए तो ये किस तरह मतलब हम इन्फिनेटिव को पहचान सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। सबसे पहले है वहाब लाइक्स टू स्टडी। अब इसमें लाइक्स जो है एक फाइनाइट वर्ब है और उसके बाद टू के बाद एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है स्टडी। वहाब लाइक्स टू स्टडी मतलब ये तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहा है कि इसी में एक फाइनाइट वर्ब भी है कि मतलब वो क्या लाइक करता है, तो स्टडी लाइक करता है, मतलब पढ़ना चाहता है, यहाँ पढ़ने को पसंद करता है। तो इसमें टू भी है, उसके पास बेस फॉर्म भी है। और नेगेटिव में जब आपने यूज़ किया है पर्सन नॉट टू कंसल्ट इज़ यू, आदमी जिससे मशवरा नहीं लेना चाहिए वो तुम हो। अब इसमें नॉट आपने जब टू से पहले लगा दिए वो इसको क्या कर रहा है, निगेट कर रहा है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका जो है नॉट वो मतलब फाइनाइट वर्ब से पहले भी आ जाता है और उसके बाद मेन वर्ब आता है और उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, तब भी कई दफ़ा जो से ये नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट कर जाते हैं और ये उसके मीनिंग के जो सा इफेक्ट करता है इन्फिनेटिव के। अब हमने देखनी है टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव। टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 है। फर्स्ट जो सी है फुल इन्फिनेटिव है, सेकंड बेयर इन्फिनेटिव है और थर्ड जो सी है स्प्लिट इन्फिनेटिव है। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो फुल इन्फिनेटिव्स हैं कि फुल इन्फिनेटिव्स कौन से होते हैं। ये ऐसे इन्फिनेटिव होते हैं द इन्फिनेटिव विद टू इज कॉल्ड द फुल इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव, मतलब जिसके साथ टू यूज़ हो। अब इन्फिनेटिव्स की कुछ टाइप्स ऐसी भी हैं जिनमें टू यूज़ नहीं होता या फिर उनके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन होती है, लेकिन ये मतलब एक किस्म का आप कह सकते हैं प्योर फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव है। इसे फुल इन्फिनेटिव भी कहते हैं और टू इन्फिनेटिव भी कहते हैं, जिधर टू होना बेस फॉर्म के साथ लाजमी है। अब आगे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। मैंने साथ ही जो उनसे फुल इन्फिनेटिव्स की फॉर्म्स को भी डिस्कस कर लिए कि वो किस किस शक्ल में फुल इन्फिनेटिव्स आ सकते हैं और आप उसको फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लें कि बेशक वो सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, कॉम्प्लीमेंट में आपकी यही जो है सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूरा उतर रहा है और यही फुल इन्फिनेटिव है। पहले एग्जांपल देखते हैं। आई ब्रॉट सम बुक्स टू स्टडी। मैं कुछ किताबें लाया हूँ पढ़ने के लिए। तो अब सम बुक्स के बाद आप देखें टू स्टडी जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है विद इन द सेंटेंस और ये एक इनडायरेक्ट सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर रहा है। बेसिकली आप इन्फिनेटिव्स का एक रोल ये भी है कि आप इसमें मूवमेंट इंटेंशंस को जो है ना शो करते हैं। ये आप मतलब मेन वर्ब तो एक्शन बता रहा होता है ना, इन्फिनेटिव क्या करता है वो आगे से इंटेंशंस को बताता है कि मतलब उसके फंक्शन के साथ क्या करना है। ये जैसे जैसे आप इनकी एग्जांपल्स को देखते जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स की और उसकी फॉर्म्स को देखेंगे, अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें बेसिकली इंटेंशन की बात हो रही है, मतलब इंटेंशन शो करता है विद इन द सेंटेंस। अब आई बॉट सम बुक्स किस लिए, टू स्टडी। अब सेकंड में देखें टू फॉरगिव रिक्वायर्स अट मोस्ट करेज।
अब इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो इसमें आप देखें टू का वर्ड यूज़ हुआ है, आगे फॉरगिव बेस की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, एक इन्फिनेटिव है और एक ये फुल इन्फिनेटिव है। दूसरी बात ये। थर्ड ये कि हंसलास परस्यूट इज़ टू स्टडी। अब हंसला की जो उनसे जद्दोजहद है हासिल करने की, वो या कोशिश है, वो पढ़ाई है। अब इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लिंकिंग वर्ब के बाद जो उनसे है वो यूज़ हुआ है इन्फिनेटिव, जो कि प्रॉपरली जो उनसे है फुली डिस्क्राइब कर रहा है किसको, नाउन या नाउन को, और नाउन या नाउन फ्रेज को। अब आगे जब हम फोर्थ में देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि इन्फिनेटिव जो उनसे एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है। द बेस्ट पर्सन टू कंसल्ट इज़ योर फादर। अब इसमें द बेस्ट पर्सन को जो उनसे आगे उसके फर्दर मीनिंग में जो उनसे आप कह सकते हैं एडिशन कर रहा है, वो टू कंसल्ट मतलब एक इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव उसमें एडिशन कर रहा है। उसके बाद जो उनसे लिंकिंग वर्ब यूज़ हुआ है और फिर आगे उसका आप कह सकते हैं प्रेडिकेट है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है। अब फिफ्थ देखें, वी प्रॉमिस टू स्प्रेड मोरालिटी। अब इसमें एज एन एडवर्ब फ्रेज एक्ट कर रहा है, मतलब किस तरह आप क्या कैसे कह सकते हैं कि एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज नहीं, बेसिकली आप इसको कह सकते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें वो इन्फिनेटिव है लेकिन उसका रोल जो उनसे एडवर्ब जैसा है, तो आप उसको एडवर्ब फ्रेज भी कह सकते हैं और इन्फिनेटिव फ्रेज भी कह सकते हैं। और इसमें दो राय हो सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग मतलब बायस्ड हो जाते हैं, लेकिन आप इसको दोनों तरह से डील कर सकते हैं। अब वी प्रॉमिस टू स्प्रेड मोरालिटी एडवर्ब फ्रेज, टू स्प्रेड मोरालिटी का एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है और इसमें इसको आप कह सकते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज भी हो सकता है। लोग जनरली जो उनसे बात करते हैं, जब वो इतने इन डेप्थ में नहीं जाते तो वो कहते हैं एडवर्ब फ्रेज है, जब वो इन डेप्थ में देखते हैं कि ये तो इन्फिनेटिव है तो वो उसे क्या कहते हैं, ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो देखिए अब ये एडवर्ब फ्रेज की तरह या इन्फिनेटिव फ्रेज जो उनसे है एडवर्ब की तरह भी एक्ट कर सकता है। अगर सिंगल मतलब ये वी प्रॉमिस टू सेपरेट होता तो यहाँ पर आगे कोई चीज़ ना होती, अगर इस तरह कोई स्ट्रक्चर क्रिएट होता तो ये फिर क्या होता, ये सिंपली क्या होता, एडवर्ब होता, मतलब इन्फिनेटिव एडवर्ब की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब जो नेक्स्ट टाइप हम देखने जा रहे हैं इन्फिनेटिव्स की, वो बेयर इन्फिनेटिव्स हैं। अब बेयर इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज, दीज इन्फिनेटिव्स कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव विदाउट टू इज कॉल्ड द बेयर इन्फिनेटिव। ऐसे टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स जिसमें टू का इस्तेमाल नहीं होता। फुल इन्फिनेटिव में तो टू का इस्तेमाल था ना, इसमें नहीं होता। आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि इन्फिनेटिव की पहचान ये है कि टू के साथ बेस फॉर्म लगती है। बिल्कुल मैंने ऐसा कहा था, लेकिन ये जो से ये टाइप है, देखिए इनफाइनाइट वर्ब भी तो वर्ब है ना, लेकिन क्या है ये ज़रा हटके हैं, वर्ब की फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। इसी तरह बेयर इन्फिनेटिव्स, फुल इन्फिनेटिव्स आप कह सकते हैं प्योर इन्फिनेटिव्स हैं। बेयर इन्फिनेटिव्स जो से ये उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शनल केस भी आ जाता है बीच में। एक्सेप्शंस तो हर जगह में होती हैं, लैंग्वेज में भी होती हैं। चलें हम इसे डिस्कस करते हैं कि ये बेयर इन्फिनेटिव्स अमूमन जो से मॉडल वर्ब्स के बाद यूज़ होते हैं, क्योंकि इसमें जो उनसे बेयर इन्फिनेटिव्स मॉडल वर्ब्स के अंदर ये नेचुरली जो उनसे आपको देखें तो स्ट्रक्चर में ये टू की गुंजाइश ही नहीं रहती, कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि मॉडल वर्ब्स के बाद कभी टू यूज़ हुआ है। कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं, मैंने तो आज तक अपने करियर में नहीं देखा। चलें एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। आई विल वेट। आप देखें इसमें विल क्या है, इसमें क्या है, वो एज अ मॉडल वर्ब है और उसके बाद वेट क्या है, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये क्या है, इधर बेयर इन्फिनेटिव है। आप ये कह सकते हैं सर ये कैसे बेयर इन्फिनेटिव है, आई विल वेट, ये क्या फ्यूचर टेंस में नहीं जाता? नहीं, वो फ्यूचर टेंस में अगर जाएगा तो वो क्या होगा, आई विल बी वेटिंग। ठीक है, अब आई विल बी वेटिंग, तो वो टेंस का स्ट्रक्चर कुछ हो रहा है अगर आप उसके लिहाज से देख रहे हैं, कॉन्टीन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस के लिहाज से। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा। सेकंड ये है कि अली शुड कम टू स्कूल। अब अली के बाद शुड क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है और उसके बाद कम टू स्कूल जो उनसे एक कम क्या है, ये इन्फिनेटिव है, टू स्कूल, और आगे से जो मतलब
प्रेडिकेट की फॉर्मेशन में सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंटिन्यू। ये बेसिकली इसमें जो है ना, आप ये नहीं, इसमें प्रेडिकेट जो है आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में बनता है बेयर इन्फिनेटिव। आप कह सकते हैं कि सर क्वेश्चन ये भी राइज हो सकता है कि सर आपने कहा था कि एक मेन वर्ब होना ज़रूरी है या फाइनाइट वर्ब होना ज़रूरी है तब इन्फिनेटिव्स की फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, आई विल वेट जो उनसे पहली एग्जांपल है उसमें विल क्या है, वो एक फाइनाइट वर्ब भी तो है। आपको बताया था ना हेल्पिंग वर्ब्स में और लिंकिंग वर्ब्स में वो क्या थी, फाइनाइट वर्ब्स ही थे, और उसका अगेन फाइनाइट वर्ब जो उनसे उसकी प्रेजेंस। इसलिए आपको इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप भी आसानी से बेयर इन्फिनेटिव्स को ढूंढ सकते हैं। आप देखें मॉडल वर्ब्स के साथ भी यूज़ हुआ हुआ है। नेक्स्ट मूव करें तो इसमें काफ़ी सारी एक्सेप्शंस भी हैं। अब द इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड विदाउट टू आफ्टर सर्टेन वर्ब। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके बाद टू जो सा वर्ड यूज़ होता ही नहीं है, जिस तरह मॉडल वर्ब्स है ना, इसमें बिड, लेट, मेक, सी, हेयर, नीड, डेयर और इटीसी। मुझे इतने लफ्ज़ मिले, मैंने इधर पुट कर दिए। इनकी एग्जांपल्स भी दो की लिखी हैं। लेट हिम सिट हेयर। अब लेट हिम सिट क्या है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। लेट की वजह से जो है इसमें लेट हिम टू सिट हेयर भी हो सकता था, लेकिन जब आपने बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया है तो वो क्या है, टू रिमूव हो गया। सेकंड, आई हर्ड हिम सिंग। अगर ये आई हर्ड हिम सिंग है तो इसमें देखेंगे कि हर्ड आया मतलब हेयर की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, हिम सिंग आता है। आपने अमूमन जब भी वर्ड को ये हेयर करेंगे आपने कभी भी नहीं ये सुना होगा आई हेयर्ड हिम टू सिंग। टू सिंग नहीं होगा, ये सिंपल उसको क्या कर देगा, सिंग कर देगा। तो अब जैसे भी अब आप मतलब बेस फॉर्म देखेंगे तो फिर आपको समझ लग जाएगी कि अगर उधर मेन वर्ब भी प्रेजेंट है उसके बाद बेस फॉर्म प्रेजेंट है तो वो एक बेयर इन्फिनेटिव है। और कुछ और एक्सेप्शन भी है, हैड, बेटर, वुड रैदर, सूनर देन और रेदर देन। ऐसे वर्ड्स भी जो से इनके साथ भी क्या आप क्या करते हैं, ये टू को रिमूव कर देते हैं नेचुरली, और आप कहते हैं कि इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव्स इस्तेमाल होते हैं। यू हैड बेटर आस्क हिज परमिशन। अब यू हैड बेटर आस्क हिज परमिशन में यू हैड बेटर टू आस्क हिज परमिशन जो उनसे नहीं यूज़ होता, वो थोड़ा सा ऑड हो जाता है। अगर आप उसको कहें ना, टीचर भी अमूमन टू रिमूव करके कहते हैं यू हैड बेटर आस्क हिज परमिशन लिख दें, ये एक डायरेक्टली जो है एक फ्रेज़ का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो फ्रेज़ है ना, ये ट्रेडिशनल फ्रेज़, ये बेयर इन्फिनेटिव्स को वजूद देते हैं। सेकंड, आई वुड रैदर डाई देन सरेंडर। अब इसमें वुड रैदर टू डाई नहीं आएगा, सिर्फ डाई आएगा देन सरेंडर। स्प्लिट इन्फिनेटिव्स, ये ऐसे इन्फिनेटिव्स हैं जिनको अमूमन हमारे टीचर्स भी कहते थे कि इन्हें यूज़ ना किया करें, ये इम्प्रॉपर हैं और इनको अवॉइड किया करें। अच्छा, ये क्या होते हैं पहले इन्हें देखते हैं। व्हेन अ वर्ड और फ्रेज अपीयर बिटवीन टू एंड द वर्ब इन एन इन्फिनेटिव इट इज़ कॉल्ड अ स्प्लिट इन्फिनेटिव। जब कोई वर्ड जो उनसे आ जाए टू और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान में कोई वर्ड आ जाए इन्फिनेटिव के, तो वो क्या होगा, वो स्प्लिट इन्फिनेटिव करेगा, मतलब वो इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर देगा दो हाफ्स में। इस वजह से मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रामरली इतना सूट नहीं करते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी वांट्स टू स्लोली टॉक ऑन फोन। अब देखें, अब टू स्लोली जो आ गया ना, थोड़ी सी सेंस क्या होगी, ऑड होगी। आप कहेंगे कि सर ये तो मतलब ना जुमला बैठ नहीं रहा, हमें खुद मतलब हमारे सिक्स सेंस भी कह रही है कि जुमला ठीक नहीं है। तो इस वजह से स्प्लिट इन्फिनेटिव्स के जो इस्तेमाल को हम ऑड कहते हैं, मतलब इसको इम्प्रॉपर समझते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है। अब सेकंड ये है कि टू स्लाइटली अर इज़ ह्यूमन। अब मैंने ये मुहावरा थोड़ा सा ख़राब किया ताकि आपको समझ लगे कि स्प्लिट इन्फिनेटिव्स किस तरह के होते हैं। तो अब देखिए, इस मुहावरे को अब थोड़ा सा चेंज करने से भी टू स्लाइटली अर इज़ ह्यूमन, कॉन्टेक्स्ट ठीक बन रहा है, बात सही कन्वे हो रही है कि इंसान थोड़ी बहुत गलती कर ही जाता है। टू अर इज़ ह्यूमन भी ठीक है, लेकिन टू स्लाइटली अर इज़ ह्यूमन भी ठीक है, लेकिन टू स्लाइटली अर जो है ना, आप देखिए इधर आप इस जुमले को देख के लगता है काम चल रहा है, ठीक है। तो मतलब स्प्लिट इन्फिनेटिव्स कई दफ़ा काबिल कबूल होते हैं और कई दफ़ा नहीं भी होते।
लोग अक्सर जो गलती करते हैं वो गलती इसमें करते हैं कि जेरेंड और इन्फिनेटिव में डिफरेंस क्या है। जेरेंड एक ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और वो नाउन या नाउन फ्रेज की तरह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में यूज़ होते हैं। ये पहले हमने जेरेंड की जो उनसे स्लाइड्स हैं उसमें डिस्कस किया था उस लेक्चर में। और इन्फिनेटिव वो होते हैं जिसके साथ टू लगता है बेस फॉर्म के साथ और बेस फॉर्म के साथ कोई आईएनजी का एडिशन नहीं होता। कई दफ़ा कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स लेके आते हैं कि उधर बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है और उसके साथ टू भी लगा होता है। वैसे तो कई दफ़ा वो जुमला ग्रामेटिकली गलत होता है, लेकिन अगर वो अपनी सेंस को बाकायदा कन्वे कर रहा है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। उस वक्त वो कोई इन्फिनेटिव नहीं होगा, वो जेरेंड होगा ग्रामेटिकल रोल के मुताबिक, क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आई और दूसरी शर्त ये है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में नाउन या नाउन फ्रेज की तरह एक्ट कर रहा हो, तब वो जेरेंड होगा। तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी आ सकता है जेरेंड जो है इस सूरत में कि वो टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, लेकिन ये बहुत रेयर केस है क्योंकि इन्फिनेटिव जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब भी एक्ट करता है। इन्फिनेटिव का रोल जो है जेरेंड से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब उस रोल मतलब फंक्शन वो मतलब काफ़ी ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है, जबकि जेरेंड का फंक्शन बहुत महदूद है। बकाया जो उससे पार्टिसिपल्स रहेगी ये वर्ब की एक ही टाइप रहेगी है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी बातों की समझ आ रही है और वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, इससे जो सी मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मैं और लेक्चर्स को भी अपलोड करता रहूँगा। शुक्रिया।